Now we are going to discuss MCQ of chapter cost. ये जो MCQ डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात दोबारा कहना चाहूँगी कि ये जो लेक्चर है कोस्ट का, इसके ऊपर डिटेल लेक्चर एंड क्विक रिवीजन दोनों मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो बाकी मैं इस लेक्चर के एंड पे दोनों लेक्चर्स को टैग किया हुआ है। क्लियर? तो जो मैं आपको MCQ की प्रैक्टिस करवाऊंगी, साथ में आपको थोड़ी साथ क्लैरिटी भी होती जाएगी चैप्टर की। क्लियर? तो यानी कि आपके पास पहले कह रहा है कि कोस्ट, यानी कि जब भी हमने किसी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो कोस्ट अकर करेगी। नेचुरली है, कोस्ट अकर करेगी। तो अगर तो हम ये कोस्ट यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, अगर तो ये हम बाहर से हायर कर रहे हैं तो हमें उनकी पेमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो दैट इज़ एक्सप्लिसिट कोस्ट। अगर यही मेरे अपने हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड मेरी खुद की है, या मैं खुद एज ए एम्प्लॉय खुद ही वहाँ पे हेड यानी कि एज ए बॉस काम कर रही हूँ, तो यानी कि वो फिर मेरे को पेमेंट आउटसाइड नहीं देनी पड़ेगी। तो फिर क्या करते हैं, हम उसके एक एस्टिमेटेड वैल्यू लगाते हैं कि यानी कि अगर मैं अपने खुद के ऑन बिजनेस में काम ना करके कहीं और काम करती तो मेरे को कितनी सैलरी मिलती। ठीक है, तो फिर हम उसकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यानी कि जब हमने फैक्टर पेमेंट की, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट बाहर ना करके हम खुद के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ इम्प्लिसिट कोस्ट। क्लियर? और जो कॉस्ट होती है वो दोनों कॉस्ट को, मतलब कॉस्ट के अंदर एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, दोनों कॉस्ट मतलब ऐड होती हैं। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको कुछ MCQs की प्रैक्टिस को अगेन मैं आपको कहना चाहूँगी। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो अब आप इसको खुद भी ट्राई करके देख सकते हो, तो लेक्चर को पॉज कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। तो फिर अब आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट बतानी है आपने क्या है। ठीक है, वो कह रहा है एन इंडिविजुअल इज बोथ द ओनर एंड मैनेजर ऑफ ए शॉप। ओनर खुद ही ओनर है, खुद ही मैनेजर है, ठीक है, ऑफ ए शॉप टेकन ऑन रेंट, रेंट पे उसने शॉप ली है। इसमें से एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी है और इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी है? देखो, इंडिविजुअल खुद ही ओनर है और खुद ही मैनेजर है, दैट इज यानी कि वो उसके पास आगे एक इम्प्लिसिट कॉस्ट है। ये जो है उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है, एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करेगा। ठीक है, जो रेंट दे रहा है उसकी पेमेंट बाहर कर रहा है, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्लियर? फिर सेकंड आ रहा है, ए प्रोड्यूसर बोरो मनी, बोरो कर रहा है, यानी कि बोरो कर रहा है तो उसको फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट आउटसाइड जा रहा है, पेमेंट करनी पड़ रही है, तो दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ओपन ए शॉप एंड एम्प्लॉय ए मैनेजर टू लुक आफ्टर, और एक मैनेजर भी लुक रखता है, एम्प्लॉय करता है, तो यानी कि दोनों में वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट आ गई उसकी। क्लियर? नेक्स्ट आ रहा है आपके पास, ए प्रोड्यूसर इन्वेस्ट हिज ऑन सेविंग, वो शॉप खोल रहा है तो अपनी ऑन सेविंग को इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि मतलब बाहर से हायर इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ा उसको, तो यानी कि ये उसकी फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट है। वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू लगाएगा कि अगर मैं ये बाहर अपना पैसा किसी को देता या बैंक में मैं डिपॉजिट करवाता हूँ तो मेरे को वहाँ पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो यानी कि उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, तो दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी कि जब पेमेंट बाहर ना करके खुद यूज़ करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। जब पेमेंट बाहर की जाती है, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्लियर? सेकंड आपके पास फिर वही फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट बतानी है आपने। फिक्स कॉस्ट यानी कि जो फिक्स्ड है, आप चाहे प्रोडक्शन करो या ना करो, वो कॉस्ट अकर होनी ही होनी है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट यानी कि जैसे जैसे आप फैक्टर प्रोडक्शन, जैसे फैक्टर प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे, वेरिएबल फैक्टर को और यूज़ हायर करते जाओगे, तो आपको वेरिएबल कॉस्ट मतलब इंक्रीज होती जाती है। वेरिएबल कॉस्ट यानी कि जब भी आपने प्रोडक्शन करनी है विद द हेल्प ऑफ लेबर, ठीक है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो यानी कि जीरो लेवल आउटपुट पे भी आपकी फिक्स कॉस्ट अकर होती ही होती है। वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी। क्लियर? तो फिर आपके पास इसमें आपने बताना है सैलरी टू अ मैनेजर ऑफ द कंपनी, आपने सैलरी पे करनी है मैनेजर ऑफ द कंपनी। कंपनी में को मैनेजर हायर किया है तो कौन सी कॉस्ट है? ये देखो फिक्स्ड कॉस्ट है, चाहे आप काम करो या कुछ देर प्रोडक्शन बंद भी कर दोगे, तो यानी कि आपको मैनेजर को सैलरी आपको देनी ही पड़ेगी, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये तो है नहीं कि आप रोज मैनेजर
आपके बदलते रहोगे, आपको देनी पड़ेगी। क्लियर। वेजेस टू कैजुअल लेबर, कैजुअल यानी कि जो कभी कभी काम पे, जिसको रेगुलर काम नहीं मिलता, ठीक है। इरेगुलर जो लेबर है दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपको प्रोडक्शन नहीं करनी कुछ दिन, ठीक है, ड्यू टू कुछ सर्कमस्टांसेस, तो आपको मतलब आपको इनकी फिर ये वेरिएबल कॉस्ट है, आप इनको हायर नहीं करोगे, ठीक है। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री, इंश्योरेंस काम करो चाहे ना करो, इंश्योरेंस आप कर चुके हो, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर। पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल है, प्रोडक्शन ही नहीं करोगे तो रॉ मटेरियल की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है। पेमेंट ऑफ फॉन रेंट, ये आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। पेमेंट ऑफ फ्यूल यूज्ड इन मशीन, जो मशीन में फ्यूल यूज हो रहा है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। नई प्रोडक्शन करनी तो आप नहीं यूज करोगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बियॉन्ड द मिनिमम रेंट, ये ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बियॉन्ड द मिनिमम रेंट, बियॉन्ड द मिनिमम रेंट के बाद वो वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है। नहीं काम करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं होगी। मिनिमम लिमिटेड रेंट है दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट है। क्लियर। कमीशन दे रहे हो प्रोडक्शन मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, कितने यूनिट आपने प्रोड्यूस करने हैं उस बेस पे दे रहे हो, तो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे तो फिर आप पर यूनिट के हिसाब से दे रहे हो ना उसको कमीशन, तो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर। अब आपको ये न्यूमेरिकल है, कुछ ना कुछ क्लियर कट पता होने चाहिए, यानी कि टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के अंदर यानी कि जितनी सारी आपने प्रोडक्शन कर ली है, जितनी आपकी कॉस्ट आई दैट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के अंदर आपके पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों होती है। क्लियर। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से एक मिसिंग भी है, यानी कि टीवीसी कैलकुलेट करो, दोनों दिए हुए हैं, तो अब इसमें से माइनस करके तो आपके पास टीवीसी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर ये मिसिंग है तो इसमें से ये वैल्यू दे रखी है तो माइनस करके टीएफसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और दूसरा एक और बात, टीएफसी और टीसी आपस में इक्वल होते हैं जब आपके पास जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, जीरो आउटपुट हो रही है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है, यानी कि कोई आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो है, तो इन दैट केस टीएफसी इज इक्वल टू टीसी। क्लियर। फिर ऐसे आपके पास एवरेज कॉस्ट यानी कि पर यूनिट कितनी मतलब आपके पास कितनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट यानी कि आप टोटल कॉस्ट को जब डिवाइड कर दोगे आउटपुट, तो दैट इज एवरेज कॉस्ट, ठीक है। ऐसे ही एवरेज कॉस्ट के अंदर ही आपके पास एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों ऐड होती हैं, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट में आप टोटल फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप आउटपुट से डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास आता है मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किया तो उसमें मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी, जैसे कि चेंज इन टीसी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू। क्लियर। इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, या यानी कि मान लीजिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 9th यूनिट, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 9th यूनिट की निकालनी है ना आपने, 9th यूनिट माइनस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n-1, यानी कि 8th यूनिट की कितनी आई, तो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 9th यूनिट आ जाएगी। क्लियर। ऐसे ही फिर आपके पास जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल एडिशनल कॉस्ट है तो वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। फिर आपके पास टीसी इज इक्वल टू टीएफसी है और टीवीसी है, यानी हमने फॉर्मूले में लिखा है ना, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी और टीवीसी। अगर टीएफसी टीवीसी इसके इक्वल है तो यहाँ पे हम फिर ये वैल्यू भी अगर हमें दे रखी है तो हम पुट कर सकते हैं। क्लियर। तो टीसी की आप ऐसे भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो फिर अब आपके पास इधर आपके पास इसी के साथ में पहले आपको ये न्यूमेरिकल बताना चाहूँगी, ये पोर्शन हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो कह रहे हैं मतलब टीसी कर्व्स है मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ ₹50 एट वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस पे वो एक कॉस्ट है जो ऐसे इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है। टीसी का टोटल कॉस्ट यानी कि टोटल कॉस्ट वाई पे आ रही है 50, ठीक है। तो कह रहा है आपने कैलकुलेट करनी है टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, हमें पता है, यानी कि वाई एक्सिस पे टच कर रही है तो ये आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट है जो जीरो लेवल पे भी आ रही है, ठीक है। यानी कि ये आपके पास क्या होगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये आपके पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 50, यानी कि आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है हर केस में, टोटल फिक्स कॉस्ट 50 आपको क्लू मिल गया है अंदर, ठीक है। 50 अब कह रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करो। आपको पता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आप इसमें से ये माइनस करते जाओगे, टीसी में से टीएफसी माइनस करते जाओगे, आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। यानी कि फर्स्ट केस में 65 माइनस 15, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी आपके पास 15, 90 माइनस 50, 40, ठीक है। ऐसे करते करते 120 माइनस 50,
ठीक है, 120 माइनस आपके पास आ गया ये 70, ऐसे करके आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो बाकी मैं दूसरा एक सजेशन देना चाहूँगी, जब आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं ना, इस फॉर्म की बजाय उसको आप इस फॉर्म में लिखिए तो आपको ईजी रहता है कैलकुलेट करना। क्लियर। फिर आपके पास अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल छोटे छोटे उसकी प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ आपको मैं। कह रहा है जीरो लेवल आउटपुट है, आउटपुट है, आउटपुट जब क्या है 0 1 2 3 4 यूनिट तक उसने दे रखी है, ठीक है। तो कह रहा है टीसी उसने ऐसे दे रखी है, टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुछ जैसे दे रखी है, कुछ मिसिंग है, ठीक है। तो अब निकालना क्या है, कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है टोटल फिक्स कॉस्ट 60 दे रखी है आपके बीच में आपके पास, ठीक है। तो आप सब में 60 फिल कर दो पहले, 60 टोटल फिक्स को फिक्स रहनी है। जीरो लेवल आउटपुट है तो आपके पास तभी टोटल फिक्स कॉस्ट आपके पास 60 है, ठीक है। यानी कि अब आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 है, तो ये 0 है, तो यानी कि अभी आपस में बराबर होगी, तो ये भी आपके पास टोटल कॉस्ट 60 ही आएगी, ठीक है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अब आपके पास ये 0 है, ठीक है। उस दैट केस टोटल कॉस्ट इज 60। अब सेकंड 1 पे क्या कह रहा है वो आपको, 1 पे कह रहा है उसने ये 20 दे रखा है, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 20 दे रखा है, ये अब आपको पता है, इसको आप ऐड कर दोगे आपके पास आ गया 80, क्लियर है 80। तो फिर अगले नेक्स्ट केस में आपके पास उसने ये दे रखी है, टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो आप इसमें से माइनस कर दोगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ना, 60 दे रखी है, इसमें से 60 माइनस किया आपने 100 में से, तो आपके पास 40 आ गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपके पास 40 है, ठीक है। नेक्स्ट केस में आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, तो आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो दोनों को ऐड करके 111, ठीक है। यानी कि ऐसे आप न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। फिर नेक्स्ट केस आपके पास आ रहा है छोटा सा न्यूमेरिकल, ऐसे कहते हैं टीसी राइजेज, टोटल कॉस्ट राइज हो रही है आपके पास 30 to 55, 30 से 55 हो रही है, ठीक है। यानी कि कितनी राइज हुई, चेंज कितना है 25 का, चेंज कितना आपके पास इतना यहाँ पे 25, ठीक है। तो कह रहा है फ्रॉम आउटपुट है 5th यूनिट टू 6th यूनिट, ठीक है। तो कहता है कैलकुलेट एमसी कैलकुलेट करो। एमसी हमें पता है, एमसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना आया 25, ठीक है 25 है, और चेंज इन आउटपुट क्वांटिटी में कितना आ रहा है 6 से 5th से 6 यूनिट पे गए हो, 1 यूनिट का, उसकी आपने निकालनी है, तो डिवाइडेड बाय, ठीक है, चेंज इन क्या वो आपके पास 1 है, तो यानी कि एमसी कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 25 आ गया, ठीक है। ऐसे आप मार्जिनल कॉस्ट भी कैलकुलेट इजी है, ठीक है। तो फिर मैं आपको यहाँ पे शेप्स बता रही हूँ, शेप्स क्या आ रही है, शेप्स जैसे कि पहले शेप्स आ रही है आपके पास, ये न्यूमेरिकल में आप जो देखो शेप्स है, टीएफसी है, शेप पूछा गया है, कुछ भी दे सकते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब कांस्टेंट है, स्लोपिंग नेगेटिव है, अपवर्ड है, कोई भी शेप ऐसे फॉर्म में दे सकता है गलत फॉर्म करके, तो आपको राइट फॉर्म चूज करनी है, जैसे कोई पता होना चाहिए, तो मैं सिर्फ आपको क्लियर फॉर्म बता रही हूँ, ठीक है। यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट, यानी कि जब मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन कर रहे हो, यहाँ पे ये 0 लेवल आउटपुट, ठीक है, आउटपुट है सॉरी, ये आपके पास कॉस्ट आ रही है, इधर कॉस्ट है, तो जब आपके पास ये 0 है, जब 0 लेवल पे आपकी आउटपुट हो रही है, तो आपके पास जो टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा अकर करती है, टोटल फिक्स कॉस्ट जो होती है हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, यानी कि पैरेलल टू, ठीक है, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये आपकी हमेशा यहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 लेवल आउटपुट है तो आपके 0 आएगी, ओरिजिन से इसको बोलते हैं इनवर्स एस, इनवर्स एस है ये, इनवर्स एस शेप है ये, क्लियर। तो जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट आपकी यहाँ से स्टार्ट होनी है ऐसे, टोटल कॉस्ट, बिकॉज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट जब 0 लेवल ऑफ आउटपुट है, ठीक है। तो यानी कि टोटल कॉस्ट भी आपके पास इनवर्स एस शेप है, और जो दोनों के बीच में गैप है, ये गैप क्यों है, बिकॉज ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ ये गैप है, ये पैरेलल रहेगी। और टोटल कॉस्ट की क्या शेप हुई, वही इनवर्स एस शेप, ठीक है। एसी एंड एमसी शेप हम करेंगे आगे, आपको करवाएंगे, अभी मैं शेप्स के बारे में जानी, एसी भी ऐसे होती है, ठीक है, एमसी भी ऐसे होती है, ये यू शेप है, एसी एमसी की शेप क्या है आपके पास यू शेप, ठीक है, यू शेप है। और एएफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट है, ये इसकी शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ऐसे बनती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, पर ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती, ठीक है, बिकॉज ऑफ एवरेज फिक्स, मतलब फिक्स कॉस्ट के कारण ना ये कभी भी
उसको टच नहीं करती, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आपको शेप्स के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। आपको ऑप्शन दी होगी तो आप इजीली कर सकते हो। फिर कह रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मैं भी इसके बाद में आपको पूरी डायग्राम डिटेल से बताऊंगी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी ऐसी ना ऐसी करके आती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये भी ऐसे यू शेप की होती है, यू शेप, ठीक है। यानी कि कई बार ऑप्शन में ऐसे भी हो सकता है, एक दे दिया जाए आपको ऑप्शन AC एंड MC और यू शेप, ठीक है, एक में ABC यू शेप दे दे, फिर आगे एक ऑप्शन दे दे कि मतलब बोथ आर यू शेप है, ठीक है ना, ऐसे स्टेटमेंट बोथ में यू शेप है, तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। AC MC भी और ABC ये भी यू शेप होती है, ठीक है। यू शेप क्यों होती है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण। क्लियर? यहाँ पे आप एक और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि आउटपुट आपके पास दे रखे हैं यूनिट्स में 1 2 3, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, वो कह रहा है आपने एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट, वन एंड द सेम थिंग, एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। इसके लिए आपको पहले टोटल कॉस्ट चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे उसने एक क्लू दे रखा है आपको, कह रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट इज 20 व्हेन 3 यूनिट इज प्रोड्यूस, जब 3 यूनिट प्रोड्यूस किए जाते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी है? 20। तो यानी कि हम यहाँ से टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट आपके पास 60 60, 20 इंटू 3 60 60, ठीक है। बिकॉज हमने AC और MC कैलकुलेट करना है, हमें TC चाहिए। TC के लिए हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट होगी और टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 30, ठीक है, और 56 एंड 96 हो गया, मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इन जब दोनों को आप ऐड करोगे आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई, यानी कि टोटल कॉस्ट आपके पास आई 90, 58 एंड 116 एंड 156, ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई। अब टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई, टोटल कॉस्ट को आप जब इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। एवरेज कॉस्ट आई आपके पास, एवरेज कॉस्ट आपके पास 90, 116 को 2 से कर 58 और 52। क्लियर? और अब आपने एक MC निकालनी है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है आपको पता है, या तो आप इसका चेंज ले लोगे डिवाइडेड बाय चेंज इन, उसमें आउटपुट कर दोगे, या इसमें से ये माइनस करते जाओगे। पर यहाँ आप एक बात ध्यान रखना, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ इस TC में आपके पास फिक्स कॉस्ट इंक्लूड थी, इसमें जो टोटल फिक्स कॉस्ट इंक्लूडेड है, इसलिए हमने पहले इसको 90 में से 60 माइनस करके हमारे पास MC यहाँ पे 30 आया है, तो फिर आप इसको माइनस करते जाओगे, ठीक है। 116 को माइनस 90 किया आपने 26, ठीक है, इसमें से ये माइनस किया आपके पास 40। क्लियर? ये आपके पास ऐसे MC कैलकुलेट कर लोगे। पहले आपको क्लियर हो गया हमने 30 क्यों लिया? बिकॉज उसमें वो आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट ऐड थी। क्लियर? अब आपके पास रिलेशन आ रहे हैं, ये आपको क्लियर कट पेपर में पूछे जाने हैं, बट अगर आपको ये डायग्राम अच्छी तरह आती है तो आप गलती नहीं कर सकते। ध्यान से देखो क्या है AC और MC का रिलेशन, ये आपने देखना है आपके डायग्राम में, आपके पास पता है ये आपके पास आउटपुट है इन यूनिट्स, ठीक है, आउटपुट इन यूनिट्स AC एंड MC। हमें पता है AC इज यू शेप, ठीक है, और MC यू शेप, ठीक है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब क्वेश्चन क्या है? कह रहे जब AC फॉल हो रही है, AC फॉल हो रही है, MC भी फॉल हो रही है, बट MC इज लेस देन AC, MC AC से लेस देन है, ठीक है। और जब MC AC को कट कर रही है तो MC इज कांस्टेंट भी है और एट इट्स मिनिमम पॉइंट, MC AC को कांस्टेंट और मिनिमम पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। और जब AC राइज हो रही है बट MC इज ग्रेटर देन AC, MC तेजी से राइज हो रही है, ठीक है। जब AC फॉल कर रही है MC इज लेस देन AC, MC कट्स AC एज व्हेन AC इज कांस्टेंट एंड एट मिनिमम पॉइंट। और जब AC राइज कर रही है तो MC तेजी से राइज हो रही है। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, कहता है क्या AC फॉल्स ओनली व्हेन MC फॉल्स, कहता है AC फॉल कर रही है ओनली व्हेन MC जब फॉल कर रही है। ये देखो जब आपके पास यहाँ पे पॉइंट पे देखो, यहाँ पे AC तो अभी भी फॉल कर रही है बट MC राइज स्टार्ट हो गई है। ये कहता है AC फॉल ओनली व्हेन MC फॉल्स, नो, यानी कि AC कैन फॉल्स व्हेन MC राइजेस, ठीक है। AC तब भी हो सकती है, यानी AC फॉल्स ओनली व्हेन MC फॉल्स, ओनली जो स्टेटमेंट दी है गलत है, यानी कि स्टेटमेंट गलत है, यानी कि AC कैन फॉल्स व्हेन MC इज राइजिंग। क्लियर? फिर आगे आपके पास क्वेश्चन आ रहा है MC इज इंडिपेंडेंट
of TFC and is affected only by change in TVC। जो MC है ये इंडिपेंडेंट है, इसे TFC से कुछ लेना देना नहीं है, याद रखना। ये किससे अफेक्टेड होता है? सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। क्लियर? आपको सारी मतलब पिक्स क्लियर है तो सारा कुछ क्लियर है। फिर आपके पास सारे TC और MC का रिलेशन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपको पता है TC कैसे बनती है आपके पास, ऐसे देखो, ये आपके पास TC ऐसे बनती है ना, टोटल कॉस्ट आपके पास आ रही है ना, ये टोटल कॉस्ट आपके पास ऐसे शेप थी, रिवर्स यू शेप ऐसे थी, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है आपने, जब कह रहा है व्हेन TC राइजेस एट डिमिनिशिंग रेट, जब TC इंक्रीज हो रही है डिमिनिशिंग रेट से, इसके बाद TC इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग रेट से, TC, ठीक है। कह रहा है जब TC राइजेस एट डिमिनिशिंग रेट, इस पॉइंट के बाद यहाँ पे डिमिनिशिंग रेट से हो रही है, फिर इंक्रीजिंग रेट से हो रही है, इस पॉइंट के बाद, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, जब TC इंक्रीज हो रही है विद राइजेस एट डिमिनिशिंग रेट से, तो MC क्या होता है आपने दिखाना है, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जब ये मिनिमम होता है, आपने MC ऐसे दिखा देना MC, ठीक है। यानी कि जब TC इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट पे हो रहा है तो MC इज फॉलिंग, MC कम हो रहा है, ठीक है, फॉलिंग, फॉल कर रहा है MC, ठीक है। जब TC व्हेन रेट ऑफ इंक्रीजेस इन TC स्टॉप डिमिनिशिंग, MC इज एट इट्स जो मिनिमम पॉइंट पे है, तो ये मिनिमम है, इट्स मिनिमम पॉइंट पे। क्लियर? और व्हेन रेट ऑफ इंक्रीजेज, जब टोटल कॉस्ट का रेट इंक्रीज हो रहा है तो MC स्टार्ट राइजिंग, MC राइज हो रही है। क्लियर? TC और MC में क्वेश्चन आता है, जब ये इंक्रीज हो रही है तो डिमिनिशिंग रेट से, MC आपका फॉल हो रहा है, इस पॉइंट पे जो वो स्टॉप कर रही है इंक्रीजिंग, तो बाद इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है तो वो मिनिमम है, जब वो राइजिंग कर रही है, ठीक है, तो आपके पास ये आ रहा है MC राइज हो रही है। क्लियर? ये आपके पास TC और MC का रिलेशन है। ऐसे ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट और MC का वेरिएबल कॉस्ट का क्या रिलेशन है, हमें पता है। सभी जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, सभी मार्जिनल कॉस्ट को ऐड ही करते हैं ना, यानी कि ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट है, जो इसके नीचे जो भी एरिया आ रहा है दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इसका वो है, ठीक है। यानी कि क्लियर आपको, MC और यानी कि जो MC का के नीचे का जितना भी एरिया है टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, क्लियर, ओके, MC इज समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? फिर आपके पास आ रहा है रिलेशन बिटवीन AC एंड ABC। AC और ABC में रिलेशन क्या है, ये देखो डायग्राम बना लिया आपने पहले, AC और ABC में क्या है, ये आपके पास AC है, आपको पता है ये AC का होगा, ठीक है। ये आपके पास एक यहाँ पे हमें AFC नहीं चाहिए, एक आपके पास ऐसे ही ABC बनती है, ABC, ठीक है, ABC, ठीक है। ये कह रहा है कि AC इज ग्रेटर देन ABC, AC ABC से ग्रेटर है बाय AFC, बिकॉज इसमें AFC के गैप के कारण ये इससे ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है ना। एवरेज फिक्स कॉस्ट भी तो ऐसे बनती थी ना, रेक्टेंगुलर है हाइपरबोला, ठीक है। तो यानी कि AC इज ग्रेटर, AC ABC से कितनी ग्रेटर है, बाय AFC, जितनी AFC का गैप इसमें बीच में रहेगा। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, वर्टिकल यानी कि जो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन AC एंड ABC है इज ड्यू टू एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्लियर? फिर AC एंड ABC कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते बिकॉज ऑफ AFC, कभी के बीच में AFC है। फिर ये AC ABC और MC सब ये यू शेप्ड है, ठीक है। एक रिलेशन आ रहा है MC कट्स, जो MC है ना, MC हमेशा इसको ऐसे, इसके ये MC का है, MC क्या करता है, MC कट्स ABC एंड AC कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट, जो MC है वो उसको उसके मिनिमम पॉइंट, MC ABC और AC को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। जब मिनिमम पॉइंट पे कट करता है तो AC कर्व्स का जो मतलब मिनिमम पॉइंट ऑफ जो AC है, जो AC कर्व का ये जो मिनिमम पॉइंट है ये लाई करेगा ऑलवेज टू द राइट ऑफ द मिनिमम पॉइंट ABC, इसके इधर ही लाई कर रहा है ना, यानी कि मिनिमम पॉइंट ऑफ AC लाई द राइट साइड ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ द ABC। ये ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ट्रू फॉल्स, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट है या कैसे है, ये अपने रिलेशन याद रखने हैं। क्लियर? फिर लास्ट मिनिमम पॉइंट ऑफ MC कर्व्स, मिनिमम पॉइंट ऑफ MC कर्व्स कम्स बिफोर द मिनिमम पॉइंट ऑफ, देखो ये इसका मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। मिनिमम पॉइंट जो MC का मिनिमम पॉइंट है ना, MC का जो मिनिमम पॉइंट आता है वो AC और ABC के पहले आता है, AC एंड ABC के पहले आता है। क्लियर? यानी कि
गैप क्यों है? AFC के कारण इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे। जो MC कट्स AC एंड ABC ऑन देयर मिनिमम पॉइंट्स, और जो उसका जो मिनिमम पॉइंट है AC का, वो ABC का राइट तरफ आता है, और MC का मिनिमम पॉइंट कम्स बिफोर द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC एंड ABC। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको सारा क्लियर हो जाना चाहिए। अगर अभी भी कोई डाउट लग रहा है, मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, या लेक्चर टैग है क्विक रिवीजन एंड डिटेल में, तो वो आप यू कैन वॉच।